इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे अनिक्षिता रावत के साथ। हर वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का किया उद्घाटन। पटरी व्यापारियों पर नगर पालिका का प्रतिबंध सियासी संग्राम में बदला, हरीश रावत ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, मंत्री गणेश जोशी पर भी साधा निशाना। बमरौली कटारा में यूरिया की कालाबाजारी का भंडाफोड़, सैकड़ों पैकेट हुए जब्त, मुनाफाखोरों पर होगी कार्रवाई। जन जन के द्वार अभियान के तहत सीमावर्ती गांव आराकोट में डीएम प्रशांत आर्य ने ग्रामीणों की समस्याओं का किया मौके पर समाधान। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप, 2023 से शराब के ठेके बंद न करने पर हरिद्वार जिला प्रशासन को नोटिस, आबकारी विभाग पर मनमान्य नियमों की अनदेखी का लगा आरोप। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा सहकारी सम्मेलन और उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एमपैक्स के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को मजबूत बनाना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर भंडारण, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोऑपरेटिव क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कोठवा पांडे एमपैक्स ने 1500 मेट्रिक टन क्षमता का गोदाम बनाया है, जो सबसे बड़ा गोदाम के रूप में इस क्षेत्र में मौजूद है। और मुझे लगता है किसी भी कोऑपरेटिव के द्वारा बनाए गए बड़े गोदाम में उसकी गिनती होती है। 25-26 में 24 नए पैक्स के द्वारा भी ऐसे स्टोरेज बनाने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। 502 एमपैक्स में सोलर रूफटॉप पैनल की भी स्थापित करने का कार्य पूर्ण किया गया है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी हमारे पुराने और जर्जर वेयर हाउस थे, उनकी मरम्मत के लिए प्रत्येक एमपैक्स को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता, अब तक 70 करोड़ से 980 एमपैक्स को सुदृढ़ीकरण करने का कार्य हुआ है। 25-26 में 30 करोड़ इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी हम लोग इसके साथ किए हैं। एमपैक्स के उन्नयन के लिए 800 से अधिक नवगठित एमपैक्स को सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। 1 लाख रुपए के मार्जिन मनी के साथ 1 लाख रुपए की जो आधारभूत संरचना है, जैसे पीने का पानी, वहां पर शौचालय, फार्मर शेड, कंप्यूटर, रैक और अन्य जो भी वहां की आवश्यकता है, इसके अनुरूप वहां पर यह कार्रवाई हम लोगों के द्वारा तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य भी इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा। पहाड़ों की रानी मसूरी में पटरी व्यापारियों को लेकर उठा विवाद अब सियासी संग्राम में बदलता नजर आ रहा है। नगर पालिका के 20 दिसंबर से मॉल रोड पर पटरी व्यापार को पूरी तरह से प्रतिबंधित किए जाने के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक और जहां प्रशासन अपने फैसले पर अड़िग है, वहीं पटरी व्यापारी
मॉल रोड से हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच कांग्रेस ने खुलकर पटरी व्यापारियों का समर्थन कर सरकार और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पर्यटक स्थल पर पटरी व्यापारियों के बीच बैठकर उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक सभी पटरी व्यापारियों को वैकल्पिक और व्यवस्थित व्यवस्था नहीं दी जाती तब तक उन्हें हटाना अन्यायपूर्ण है। साथ ही ऐलान किया कि यदि प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई की तो कांग्रेस भूख हड़ताल, जेल भरो आंदोलन और सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पटरी व्यापारियों के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ी तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में फैलाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी तीखा हमला बोला। अब मामले के राजनीतिक रंग लेने के बाद मसूरी में माहौल और गर्मा गया है। अब सभी की निगाहें नगरपालिका प्रशासन और राज्य सरकार के अगले कदम पर टिकी है। यदि समाधान नहीं निकला तो आने वाले दिनों में मसूरी की सड़कों पर बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है। आज भी कहा है कि हम वेंडर्स के साथ हैं। हमारी स्थानीय कांग्रेस का सब लोगों का, जिसमें हमारे पूर्व विधायक भी सम्मिलित हैं, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सम्मिलित हैं, पूर्व अध्यक्षगण सम्मिलित हैं और जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं अलग अलग पदों के लिए, वो सारे लोग सम्मिलित हैं। सबका सम्मिलित निर्णय है कि यदि वेंडर्स को यहाँ से बलपूर्वक हटाया जाएगा तो हम इनके साथ संघर्ष करेंगे। संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी, जिस तरीके की स्थिति आएगी उस तरीके से तय कर लिया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल से लेकर के सड़क जाम से लेकर के हर स्थिति आ सकती है, गिरफ्तारी भी आ सकती है। हम सब चीज़ों के लिए तैयार हैं। वेंडर्स के लिए जो वेंडर्स का संघर्ष है वो आजीविका का संघर्ष है, पेट का संघर्ष है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप वेंडर्स को जहां उनकी आजीविका ठीक तरीके से चल सकती है वहां उनको पुनर्स्थापित करिए, वहां उनको आजीविका का साधन दीजिए। और उसके लिए एक तय हुआ था, एक के बाद एक सक्सेसिव चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जहाँ पर ये ट्रॉली आएगी पुरकुल वाली जो है, वहाँ जो है एक मंजिल पूरे वेंडर्स के लिए बनाई जाएगी और वहाँ इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा और सीनियरिटी के हिसाब से रिहेबिलिटेट किया जाएगा सब लोगों को जो है। और दूसरी बात यह है, आज मैंने एक नई बात इनसे कही है और मैं इसको बड़े जोर दे करके कह रहा हूँ, यदि मसूरी में वेंडर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, फिर नए वेंडर्स क्यों ला रहे हो, नए वेंडर्स क्यों आने दे रहे हो? आप प्रॉपर जगह पर उनको करिए। और तत्कालिक तौर पर मेरा आग्रह है सबसे कि वो यहाँ से न हटाए जाएं, इन झाड़ू में, इस ठंड में न हटाए जाएं। मैंने कहा, उन्होंने सहमति जाहिर की है, लेकिन करेंगे क्या अब देखना है, क्योंकि यहाँ अधिकारी का विवेक नहीं चल रहा है, यहाँ ऊपर भाजपा का विवेक चल रहा है। वो केवल अमीरों की पार्टी है। मैं पहले से कहता रहा हूँ, भाजपा ने कभी गरीबों के लिए सोचा ही नहीं। ये उत्तराखंड के लोग हैं, गांव छोड़ करके यहाँ आए हैं आजीविका के लिए। अब ये कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये राज्य इनके सपनों के लिए बना है, ये राज्य इनके सपनों के लिए बना है। हमने कोई भव्य महानतम होटल और रिजॉर्ट्स आदि के लिए थोड़ी बनाया है। हमने इनके आजीविका के लिए, इनके भले के लिए, इनके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बनाया है। और इन्हीं के जीवन को चौपट कर दे, ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है? भैया सबसे पहले तो हमको जरूरत है, हम तो रोड से हटेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटे जाएंगे। और जो मेन बात है, ये टीबीसी मेंबर है, ये टीबीसी मेंबर यहाँ भेदभाव कर रहे हैं। अभी तो अंदर जब मैंने कुछ बात करी तो वो बिल्कुल टेबल पीट रही है अंदर। अगर हम बात करते तो एसडीएम बोलता है कि इनको बाहर फेंको सीधा उठा के। अब उसने टेबल पीटी है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो उसको भी उठा के बाहर फेंक सकते थे ना। ये भेदभाव एसडीएम से अभी भेदभाव हो रहा है। अगर हमने मुंह से आवाज निकाली, अरे फेंको इनको बाहर, फेंको उठाओ इनको बाहर फेंको, अब इसको क्यों नहीं फेंका बाहर? जब इसने टेबल पीटी वहाँ पे तो इसको भी तो बाहर फेंक सकते थे ना। मीन है, ये कोई जांच नहीं है, कोई IT वाला जांच नहीं करते। मीन है नगर पालिका, ये और कोई नहीं जांच नहीं करा। ये टीबीसी मेंबर है, टीबीसी मेंबर आज बोले कि तुम लोगों ने हमको बनाया।
हमने कोई किसी को नहीं बनाया है, इन्होंने झूठ मूठ हमने साइन करवाया है कि हम टीबी से मेंबर है, तुम साइन करो, हमको इतना पढ़ना 20 तारीख को नहीं हटने वाले बिल्कुल नहीं हटेंगे, हमको जरूरत है भैया, हमने रोड दुकान लगाएंगे। आप आइए। हमारा नाम नहीं आएगा तो हम जाम लगाएंगे, धरना करेंगे, ठीक है सर। जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम कैसे चुपचाप बैठे? नहीं, आप सही है कि गलत तो क्या माल रोड की जगह अन्य जगह व्यवस्था मांग रहे हैं, माल रोड तो नहीं चाह रहे? अगर अन्य जगह हमारी भी व्यवस्था कर दो तब हम भी तैयार हैं, ठीक है। लेकिन जब तक हमारी व्यवस्था नहीं हुई तब तक हम नहीं जाएंगे कहीं। कहाँ जाएंगे हम? हमारा सामान है, एजेंट को भी हमें जवाब देना पड़ेगा, कहाँ जाएंगे हम? ठीक है। तो 56 साल हो गया, तो अब आपका नाम क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। गड़बड़ करने वाला तो यहीं पे ना, वेरीफाई करने वाला। हाँ। मेरा आना चाहिए था, मेरा उम्र भी गया। जो आजकल आ रहा है वो लोग, पहले तो यहाँ कैसे था, सर्दी में सुनसान हुआ करते, तभी मैं बच्चों के साथ बैठते थे सड़क पर करके, मेरा उम्र बीत गया। आपके पति की भी तबीयत खराब है? तबीयत खराब, वो बेचारे में 3 बार ऑपरेशन हो रखा, वो बोलते नहीं, उठते भी नहीं। काफी परेशान है आप? मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मैं ताला मार के आ रखा, घर पे कोई नहीं। आगरा के बमरौली कटारा क्षेत्र में यूरिया की कालाबाजारी की भंडाफोड़ हुआ है। कृषि विभाग ने सैकड़ों पैकेट जब्त कर मुनाफाखोरों पर कार्रवाई की। उप कृषि अधिकारी गुफरान अहमद के नेतृत्व में कृषि विभाग की टीम ने फतेहाबाद रोड के एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड पर महल बादशाही गांव के पास छापा मारा था। जांच में पाया गया कि मुनाफाखोर सरकारी दर से अधिक कीमत पर यूरिया बेचने की कोशिश कर रहे थे। सैकड़ों पैकेट जब्त कर कार्रवाई की गई, जिनमें एक यूरिया एक ट्रक से ट्रैक्टर में लादकर अवैध रूप से बेचा जाना था। किसानों ने कृषि विभाग से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें समय पर और सही दाम पर यूरिया उपलब्ध हो। अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की गहन जांच जारी है और दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। जनता पार्टी मंडल जय सिंह लोधी, जब मेरे को सुबह 8 बजे सूचना मिली कि यहाँ पे गाड़ी कालाबाजारी ट्रैक्टरों में लोड हो रही है, तो मैंने सभी अधिकारियों को सूचित किया और मैं खुद मौके पर आकर मैंने गाड़ी को गाड़ी में तो कोई भी इधर उधर नहीं जाने दिया और सभी अधिकारी यहाँ मौके पर आ चुके हैं और विधिक जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुख्यमंत्री जी के जो आदेश अनुसार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर कोई भी खाद में कालाबाजारी करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आज हम इसी को देखते हुए आज हमारे अधिकारी मौके पर आ गए हैं और जो इसके कहाँ से आई थी और किसको दी जा रही थी? ये यूरिया है और यूरिया अभी तक ये जानकारी नहीं हो पा रही है, दुकानदार ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा था। पर अब सबसे बड़ा दोस्तों ये है कि ये यूरिया दुकान से वितरण होना था, वो दुकान से ना होते हुए रोडों के किनारे खड़ा होकर, जमुना जी के किनारे पे खड़ा होकर अन्य अन्य ट्रैक्टरों में अन्य अन्य लोगों को दिया जा रहा है। गाड़ी के साथ मौके पर कोई पकड़ा गया जिससे ये पता चले कि कहाँ जा रहा था, किसका माल था ये? गाड़ी के साथ में ड्राइवर है और जो लोग लेके आया है इसको, जो दुकानदार बता रहा है नगला सवला चौराहे पे दुकान है, वो भी यहाँ पकड़ा गया है। वो सब कुछ बताएगा कि कितने कहाँ पे गए हैं, वो उनकी सभी जांच चल रही है। सर यूरिया पकड़ा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये आज हमें सुबह खबर मिली कि एक यूरिया एक ट्रक से दूसरे ट्रैक्टर के माध्यम से, ग्रामवासियों ने खबर दी मोबाइल पर, ट्रैक्टर के माध्यम से जो है कहीं और ले जाया जा रहा था यूरिया। तो हम लोग तत्काल मौके वारदात पे पहुँचे तो ये इनर रिंग रोड एक्सप्रेसवे है उसके बगल में। तो जब यहाँ के ड्राइवर से वो लिए गए कागज़ कि ये यूरिया कहाँ से कहाँ जा रहा था, तो ड्राइवर ने बताया ये यूरिया अलीगढ़ रैक से आगरा आया। तो अलीगढ़ रैक से किसी आगरा की एक होलसेलर पार्टी को ये आवंटित हुआ था और उस होलसेलर पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया। तो जो दिया था वो माँ शारदा खाद बीज भंडार कुंडौल करके एक जो फर्म है जो बिल के अनुसार है, तो उसको जाना था। परंतु जब ट्रक ड्राइवर के माध्यम से जो यूरिया यहाँ लेके आए जो दुकानदार, उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो ये किसी जैन साहब से एतमादपुर के हैं और उनको तफ्तीश में देखा जाएगा कौन है वो। तो उनसे उन्होंने यहाँ पे 600 बैग यूरिया लिए हैं लोकेश खाद बीज भंडार के नाम पर, जबकि बिल देखा गया है तो बिल लोकेश खाद बीज भंडार के नाम का नहीं है, जो कि बिल जो है वो माँ शारदा खाद बीज भंडार के नाम का है और जो कि कुंडौल दूसरी जगह पर है। परंतु ये यूरिया ये लोकेश खाद बीज भंडार अपनी दुकान पर उतरवा रहे थे, जो उर्वरक नियंत्रण आदेश का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस पर हम लोग पूरी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं और इसको सील कराकर इन पर मुकदमा दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। मौके पर ग्रामीण और किसान भी पहुंचे थे, उनका आरोप है कि ये कालाबाजारी की जा रही थी, जो यूरिया महंगे रेटों में ट्रैक्टरों में भेजा गया है। क्या तस्दीक में सामने? जैसे हमें सूचना मिली कि यहाँ यूरिया ट्रक से ट्रैक्टर में जा रहा है, हम लोग तत्काल पहुँचे। इस जो है कालाबाजारी को रोकने के प्रयास से हम लोग यहाँ पे तुरंत पहुँचे हैं और उसको हम लोगों ने पकड़ भी लिया गया है। अभी हमारे जो पीछे ट्रक में आप देख रहे हैं कि यूरिया लदी है, अभी इसको हम लोग पूरा सील कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की हमारे जनपद में कालाबाजारी ना हो और कोई इसको ओवर रेट पे ना बेचे और इसका कोई अवैध भंडारण ना करे, क्योंकि अनुदानित उर्वरक है। कृषकों को निर्धारित दर पे और उनको संस्तुत मात्रा पे उनको यूरिया उपलब्ध कराएं, ये हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं। और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ हम लोग जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और आज इनके जो है हम लोग मुकदमा दर्ज करा के इसको पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। कितने कट्टे मौके पर? अभी तो ये 74 कट्टे हैं पीछे, लेकिन अभी ये बता रहे हैं आगे ट्रैक्टर में लदे हुए हैं वो सारे कट्टे यहाँ पे हम लोग ट्रक में लदवा के ट्रैक्टर में आगे जो ट्रैक्टर खड़े हैं तो उसमें से ये कट्टे हम लोग इसको यहाँ पे करा के पूरा इसको सीलिंग की कार्रवाई करके FIR दर्ज करा रहे हैं। जनपद उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती विकासखंड मोरी के हिमाचल प्रदेश से लगे सीमावर्ती गांव आराकोट में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य की अध्यक्षता में जन समस्याओं की सुनवाई की गई। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित राज्यव्यापी अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले न्याय पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। अभियान के अंतर्गत गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग अपने आवश्यक प्रमाण पत्र अपने गृह क्षेत्रों में ही बनवा रहे हैं। यही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी बिना किसी भागदौड़ के उनके द्वार तक पहुंचाया जा रहा है। इससे न केवल समय और धन की बचत हो रही है बल्कि आम जनता में इस सरकार के प्रति विश्वास भी मजबूत हुआ है। न्याय पंचायत आराकोट में आयोजित शिविर में राजस्व विभाग द्वारा 10 जाति प्रमाण पत्र, 20 स्थायी प्रमाण पत्र और 10 हिस्सा संबंधित प्रमाण पत्र बनाकर सेवाएं प्रदान की गई। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे और प्रशासन स्वयं लोगों के द्वार तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा तीसरा कैंप है और इस कैंप में जैसा आप देख रहे हैं कि पूरे न्याय पंचायत हमारे लगभग 15 से 17 हज़ार का आबादी का बड़ा एरिया है आराकोट और इसके अंदर स्थित हमारे सारे गांवों से प्रतिनिधि भी रहे, ग्राम निवासी भी रहे और जो हमारे स्टॉल्स लगे थे उसमें लगभग 600 के आसपास लोगों ने अलग अलग स्कीम्स के जो बेनिफिट्स हैं उसमें उन्होंने क्लेम किया। साथ ही चूँकि काफ़ी समय बाद कैंप लग पाया तो इस वजह से थोड़ा शिकायतों की और सुझावों की संख्या भी लगभग 200 के आसपास है, जिसमें से कई का मौके पर निस्तारण किया, कुछ नीतिगत मामले भी हैं, कुछ पे समय लगेगा 1 से 2 महीने का, तो वो यहाँ पे आया। और विशेषतः यहाँ पे चूँकि सेब का है एरिया पूरी एप्पल का है तो एप्पल मिशन से संबंधित साथ ही इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ एक बिंदु हैं जिस पे ज़्यादा फोकस है और जल जीवन मिशन के बारे में भी जो कुछ मामले हैं उन पे हमने कहा है विभाग को कि एक बार परीक्षण कर लें और जो भी न्याय संगत और नियम अंतर्गत कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएगा। सर जैसे मेरी एक आग्रह है कि जैसा कि शिविर लगता है, मैं 4 न्याय पंचायतों में तो शिविर में सब पदाधिकारियों का होना, विभिन्न डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों का कर्मचारियों का होना बहुत जरूरी है, आवश्यकता है, ताकि जनता की समस्याओं का शिकायतों का समाधान हो सके। ये शिविर बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा शिविर। जिला अधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा अच्छा शिविर लगाया गया और हमारे अध्यक्ष है, प्रमुख है, यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि का और विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी, डिमप्रोला, तहसीलदार मोरी, विकासखंड अधिकारी मोरी, इनके द्वारा जो है मतलब शिविर लगाया गया। बहुत अच्छा शिविर रहा और जनता की समस्याओं का समाधान निष्करण हुआ। इसी के लिए मैं अजीत रांगड़ और मैं यहीं से रहने वाला हूँ आराकोट से। और जो कृषि विभाग है बहुत अच्छा काम कर रही है। हमने भी यहाँ से काफ़ी चीज़ें ली, जैसे ब्रश कटर लिया था और पावर टिलर लिया था, तो काफ़ी अच्छा मतलब 80% सब्सिडी मिल रही है उसमें, तो हमें काफ़ी खुश है। उसके अलावा दवाइयाँ मिलती है, जैसे कॉपर हो गया और इंडोफिल का M45 हो गया, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है। और सरकार और हम सरकार का भी हमें धन्यवाद करते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमें 80% इसमें सब्सिडी मिल रही है और टाइम पे मिल रही है, तो इसमें
दोबारा से सरकार का, राज्य सरकार का धन्यवाद। मेरा नाम विनीता है। मैं आराकोट में आई हूँ। यहाँ पे मैंने अपने बच्चे का आधार कार्ड बनाया था। मेरा काम हो गया है। मैं सरकार को अपनी तरफ से धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवंत सिंह मकवाना ने टाउन हॉल सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। योजनाओं का लाभ न मिलने पर कम वेतन दिए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की कड़ी क्लास लगाई। मकवाना ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद मसूरी में दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए की जगह मात्र 272 रुपए प्रतिदिन दिया जा रहा है, जो गंभीर लापरवाही है। उन्होंने तत्काल 500 रुपए प्रतिदिन मानदेय और पीएफ का पूरा लाभ देने के निर्देश दिए। गलत आंकड़े पेश करने पर गढ़वाल के अधिशासी अभियंता को देहरादून स्थित आयोग में तलब किया गया। मकवाना ने चेताया कि निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिकारियों की लापरवाही आयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी जो सरकार की योजनाओं पर कार्य नहीं कर रहे हैं। मोदी सरकार हाथ से मैला उठाने वाले संस्कारों के पुनर्वासन के लिए, उनके सर्वेक्षण के लिए, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम, तमाम तरह की योजनाएं चला रही हैं। 50 लाख तक के उनको स्वरोजगार के ऋण देने का प्रावधान है। हमारे उत्तराखंड राज्य को भी 10 करोड़ की धनराशि इस मामले में, इस योजना में प्राप्त हुई है। साथ ही जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, 5 लाख का बीमा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सफाई कर्मचारियों को लाभ दिलाने का ये आदेश जारी किया है। इसके अलावा जो सीवर में और सेप्टिक टैंक में सफाई कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है कार्य करते हुए, उनको 30 लाख का मुआवजा दिए जाने के आदेश केंद्र और राज्य सरकार में लागू करें। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरे देश में लागू है। यहाँ पर जो देखने में आ रहा है मुझको, यहाँ पर जो हमारे मोहल्ला स्वच्छता समिति के कर्मचारी हैं, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनके साथ बहुत उत्पीड़न हो रहा है। उनको मात्र जो नगर पालिका में इन्होंने आउटसोर्स कर्मचारी रखे हैं, उनको तो ये 15,000 दे रहे हैं, लेकिन जो हमारे डोर टू डोर वाले कर्मचारी हैं उनको नहीं दिए जा रहे। जबकि मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों को सभी को 500 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा। तो उसका पालन करने के मैंने निर्देश दिए हैं अधिशासी अधिकारी मसूरी को, और इसका सख्ताई से पालन कराया जाएगा। साथ ही जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं मोहल्ला स्वच्छता समिति के, उनको भी 275 रुपये मात्र मानदेय दिया जा रहा है। उनको ठेके में भी इल्लीगल तरीके से किया गया, जो उचित नहीं था। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता ही नहीं थी। मोहल्ला स्वच्छता समिति 2003 में राज्य सरकार के आदेश पर गठित हुई पूरे प्रदेश में। कहीं पर भी उनको ठेकेदारी में समायोजित नहीं किया गया। तो अकेले मसूरी में अगर ऐसा हुआ है तो इसकी जांच मैंने करने के, ठेकेदार ने इनका ईपीएफ नहीं काटा है, ये 15 दिन में एसडीएम को मैंने जांच सौंपी है। एसडीएम अपनी रिपोर्ट देंगे। जो भी दोषी होंगे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सरकार से मैं उनके मामले में कार्रवाई करने के लिए लिखूंगा। और साथ ही जो कर्मचारियों का इन्होंने भुगतान कम दिया है वो पूरा भुगतान इनको देना होगा। ये आयोग की तरफ से सिफारिश होगी। साथ ही मैं चाहूँगा कि हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, जो सभी वर्गों की सेवा करने का काम करते हैं सफाई कर्मचारी के रूप में, उनकी बस्तियों में भी कैंप लगाए जाएं। समाज कल्याण को ये निर्देश दिए। उनके हेल्थ शिविर लगाए जाएं नगर पालिका में, उनके आयुष्मान और गोल्डन कार्ड बनाए जाएं कैंप लगाकर। साथ ही जो ढांचे में यहाँ विसंगति पैदा कांग्रेस शासनकाल में हुई थी 15 में, उसको भी संशोधित कराने के लिए हम शासन को मैं लिखूंगा कि मसूरी में पहले 168 पद थे, 15 में उन्होंने 61 पद कर दिए। तो वो उचित नहीं है। यहाँ आबादी भी बढ़ी है और क्षेत्रफल में भी बढ़ोतरी होती है लगातार, वार्डों की संख्या भी बढ़ी है। तो सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की जानी चाहिए, और जो वर्षों से काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी रिक्त पदों पर, उनको भी जो अभी आदेश हुआ है सरकार ने किया है, उनका नियमितीकरण भी किया जाना है। साथ ही यहाँ वाल्मीकि भवन भी आप लोग इनके लिए बना कर दीजिए। काफ़ी समय से इनकी मांग है सामुदायिक भवन बनाने की, तो उसको शीघ्र से शीघ्र आप उसको बनाइए। देखिए, इनको मीटिंग में आने से पहले पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। कभी सीवर और जल सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों की फिगर 21 दे रहे हैं, कभी 27 दे रहे हैं। साथ ही ये लोग
उनको ना तो प्रॉपर पीपी किट उपलब्ध कराते हैं, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं। सीवर बहुत हाई रिस्क का काम होता है। सेप्टिक टैंक में लोगों की मृत्यु इसीलिए होती है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनको ठेके पर ये लोग काम कराते हैं और ठेकेदार कम पैसे देकर उनको अपना काम कराया और छुट्टी। उनका ना बीमा कराया जाता। 30 लाख के बीमे के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, केंद्र और राज्य सरकार ने ये आदेश किए हुए, तो वो बीमा भी इन लोगों ने नहीं कराया अभी तक। और सेप्टिक टैंक की जो अलग से सफाई होती है वो निजी तौर पर लोग कराते हैं, ठेकेदारों के माध्यम से भले ही कराते हों, लेकिन उनका बीमा होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी आम आदमी के घर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए सपोज अगर कोई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो वो घरवाला 30 लाख रुपए नहीं दे पाएगा। तो सरकार ने जब आदेश किए हैं कि भाई ठेकेदारों के माध्यम से काम हो या विभाग के माध्यम से काम हो, 30 लाख रुपए उसे मुआवजा उस हालात में उसके परिजनों को देना ही देना है। तो अगर आपने इंश्योरेंस कराया तभी तो दे पाएंगे, इंश्योरेंस नहीं करा पाया तो वो सालों चक्कर काटता रहेगा परिवार। तो जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं और राज्य सरकार भी, धामी जी ने इनके गोल्डन कार्ड बनाने के, आयुष्मान कार्ड बनाने के, इनका भत्ते में बढ़ोतरी, आवास भत्ते में बढ़ोतरी की, इनके मानदेय में बढ़ोतरी की, बीमा 5 लाख का कर दिया, पहले 1 लाख का हुआ करता था, कांग्रेस शासन में 2014 में बंद हो गया था। प्रीमियम भी सरकार जमा करा। हरिद्वार जिला प्रशासन पर नैनीताल हाईकोर्ट के आदेशों की खुलेआम अनदेखी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पल्स 24 न्यूज के हरिद्वार संवाददाता रणविजय कुमार से बातचीत में एक व्यक्ति ने प्रशासन और आबकारी विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पूरा मामला जानिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। हरिद्वार में आबकारी विभाग और जिला प्रशासन की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विपिन जायसवाल ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2023 में आबकारी विभाग हरिद्वार में शराब के ठेके के लिए आवेदन किया था। उनका आवेदन सभी मानकों पर 100% खरा उतरता था। इसके बावजूद तत्कालीन आबकारी अधिकारी प्रभाशंकर मिश्रा ने कम योग्यता वाले आवेदक को ठेका आवंटित कर दिया। इससे आहत होकर विपिन जायसवाल ने नैनीताल हाईकोर्ट की शरण ली, जहां हाईकोर्ट ने संबंधित शराब ठेकों को तत्काल बंद करने के आदेश दिए। लेकिन आरोप है कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया और ठेके लगातार संचालित होते रहे। जब किसी स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई तो विपिन जायसवाल ने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद कोर्ट ने न्यायालय की अवमानना के तहत हरिद्वार जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया, लेकिन ये नोटिस भी अब तक ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। विपिन कुमार, क्या समस्या है आपकी? 2023 में शराब की दुकानों के टेंडर हुए थे लक्सर बोंगले के, तो हम पूरे पे 100% पे दुकान लेने गए थे। प्रभानंद मिश्रा ने, क्या नाम उनका? प्रभानंद मिश्रा, प्रभाशंकर मिश्रा, ठीक। तो इन्होंने लक्सर की दे दी 51% पे, बोंगला दे दी 52% पे। दोनों दुकानों में भ्रष्टाचार करा है इन्होंने, ठीक। हम पूरे पे जब दुकान ठा रहे थे तो कम देने पे क्या मतलब था, जब सरकार का पूरा पैसा दे रहे थे हम सरकार के। इसके बाद हम यहाँ इन्होंने हमारे फार्म नहीं लिए, हम चले गए हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। हाई कोर्ट से स्टे जब मिल गया, हमने इन्हें डीओ साहब को स्टे ला कर दिया। इन्होंने फिर भी दुकान बंद नहीं करवाई, दुकान इनको ही दे दी। 50% वालों को ही दुकान चलवा रहे हैं। इसके बाद हाई कोर्ट में नंबर नहीं आया, हमने कंटेम्प्ट कोर्ट डाल दी 11 तारीख को दिसंबर की 2025 में। अब तक डीएम साहब ने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। हम ये पूछना चाह रहे हैं क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं। हरिद्वार रोडवेज बसेस और रेलवे स्टेशन के बाहर जाम लगाने वाले विक्रम और टेम्पो चालकों के खिलाफ हरिद्वार पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली नगर पुलिस ने शिव मूर्ति चौक से रोडवेज बस अड्डा और रेलवे गेट तक चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क पर अव्यवस्थित खड़े और अवैध रूप से संचालित विक्रम टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 24 वाहन सीज किए गए, जबकि 26 वाहनों को मौके पर ही चलान कर 13,000 रुपए की राशि वसूली गई। पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। रानीपुर पुलिस ने नाबालिग बालिका के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बालिका को सकुशल बरामद कर लिया है। कोतवाली रानीपुर क्षेत्र से एक व्यक्ति ने अपनी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पुलिस को दी थी। सूचना के आधार पर रानीपुर पुलिस ने बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जांच शुरू की। जांच के दौरान नामजद आरोपी अनिल को उसके परिजन नाबालिग बालिका के साथ थाने लेकर पहुंचे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाबालिग को शादी की नियत से दिल्ली लेकर गया था। पुलिस ने नाबालिग को संरक्षण में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार
गिरफ्तार कर लिया है। आज गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। सोनभद्र में जेवरात की लूट के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और उसे इलाज के लिए CSC अनपरा में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची टीम को घेरता देख आरोपी साजन ने फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के बाएं पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। अभियुक्त के कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। घटना वाले दिन सुनार दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने हथियार दिखाकर जेवरात भरा बैग लूट लिया था। आज दिनांक 19/20 दिसंबर 2025 की देर रात्रि में थानाध्यक्ष शक्तिनगर को मुखबिर खास द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 191/25 अंतर्गत धारा 304(1) BNS के अभियुक्त अपने साथी को जो जेवरात हैं उसे पार करने के लिए हेलीपैड रोड पर मौजूद है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष शक्तिनगर अपनी पुलिस टीम के साथ आए। मौके पर पुलिस को आता ही देखते अभियुक्त ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर पे गोली लगी है। पूछने पर अभियुक्त ने अपना नाम साजन पुत्र राजन बताया तथा उसने ये भी बताया कि ये जो घटना है वो लूट की घटना कारित की गई थी तथा इसमें अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं। जामा तलाशी में उससे सोने और चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। मौके पर एक 32 बोर का पिस्टल तथा 2 खोखे भी पड़े हुए हैं। अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है तथा मौके पे शांति व्यवस्था कायम है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।